जैसे कि हमारे पास क्या है कि एक जो चीज होता है यहाँ पे, एक शब्द तुमने सुना होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, या तुम लोग नोट से भी पढ़ रहे होगे तो इसमें भी दिया इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होता क्या है? तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की यदि हम बात करें तो ये क्या होता है हमारे पास, यदि यदि हम इस पॉइंट के अबाउट देखें, इस पॉइंट के अबाउट इसका मोशन देखें बॉडी का, तो तुम्हें क्या दिखेगा? यहाँ पे एक दिख रहा होगा तुम्हें नॉर्मल फोर्स, जो कि कहाँ से जा रहा होगा, इसी पॉइंट से जा रहा होगा। दूसरा एक नीचे mg जा रहा होगा, जो भी इसी पॉइंट पे जा रहा होगा। यानी कि यदि ध्यान से देखो तो बेसिकली mg यहाँ पे लगेगा सेंटर पे इस तरफ, और देखो यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, वो ऐसे लग रहा होगा। और क्या इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा? चूंकि ये रोटेट कर रहा है, रोलिंग के अंदर में हमेशा फ्रिक्शन लगता है, और वो फ्रिक्शन क्या करता है, वही रोलिंग कराता है। तो फ्रिक्शन भी क्या कर रहा है, आगे की तरफ लग रहा है। सो यदि मैं यहाँ पे यदि एक पॉइंट P लूं, तो अब टॉर्क अबाउट पॉइंट P यदि मैं निकालूं तो ये 0 हो जाएगा। अब देखो, यदि मैं तुमसे बोलूं कि प्योर रोटेशन किसी पॉइंट के अबाउट हो रही है, अच्छा नहीं, फ्रिक्शन जो इसमें लगेगा वो फ्रिक्शन 0 होगा, सॉरी मैंने गलत बता दिया। रोलिंग के केस में जो फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है, नहीं फ्रिक्शन लगा देते हैं, फ्रिक्शन लगता है, आगे पीछे जो भी लगना हो लगा दो इसको। अब अबाउट पॉइंट P यदि मैं तुमसे बोलूं कि टॉप P इक्वल टू 0, तो क्या तुम इस बात को मानोगे? बोलो हेलो। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? टॉप P यदि मैं तुमसे बोलूं तो टॉप P को क्या तुम लोग बोलोगे कि 0 है? रिदम आवाज आ रही है बेटा? जी सर। टॉप P मैं बोलूं कि 0 है तो क्या तुम मान लोगे इस बात को? बोलो। टॉप P यदि मैं तुमसे बोलूं कि 0 है तो मानोगे? बोलो जी, तुम लोगों से किसी को समझ में आ रहा है टॉप P 0 है कि नहीं है? टॉर्क अबाउट पॉइंट P निकालोगे तो वो कितना आएगा? 0 क्यों आएगा, ये कोई समझ पा रहा है? बोलो, एनीवन? सुहानी ये बात समझ में आ रही है, टॉप P 0 क्यों है? टॉ mg कितना है बेटा, बोलो। टॉ mg यहाँ पे कितना है बताओ, गौरी? हेलो, टॉर्क ड्यू टू mg कितना है? यतिन, टॉर्क ड्यू टू mg कितना है भाई? सर आवाज आ रही? हाँ, तुम्हें आ रही है मेरी आवाज? यस सर। सर मेरे शायद माइक में सर 0। क्यों? सर वो पी पॉइंट से ही पास कर रही है ना फोर्स। एग्जैक्टली, P पॉइंट से पास कर रही है, इसलिए उसकी वजह से 0 हो जाएगा। और नॉर्मल फोर्स तो ऐसे ही 0 हो जाएगा क्योंकि R ही 0 है, तो टॉन नॉर्मल फोर्स भी 0 है, और टॉ फ्रिक्शन जो है वो भी 0 होगा। तो टोटल यदि तुम देखो यहाँ पे, तो इसके ऊपर टॉप P की वैल्यू क्या होने वाली है? 0 होने वाली है। बोलो, टॉर्क एट पॉइंट P इज 0। ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? बोलो यस। यस। हेलो, ठीक है।
तो टॉप P 0 हो गया, यानी कि द पॉइंट P will not move, will not have any angular motion, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगा इसके अंदर, चूंकि टा 0 हो गया तो कोई एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगा। और इनिशियली इसके ओमेगा 0 था, इनिशियली जब ये चालू हुआ था तो इसका ओमेगा 0 था, इस पॉइंट का ओमेगा कुछ नहीं था, ये नहीं घूम रहा था क्योंकि ये तो टच में था, तो ये ओमेगा इसका 0 था, बाकी पॉइंट्स के पास ओमेगा था बट इसका ओमेगा 0 था, और अल्फा भी 0 है। तो इसका मतलब तुम ये बोलोगे कि दिस पॉइंट P at any time, this point P at any time will have no rotational motion। अब इसमें फोर्स की बात हम करते हैं, फ्रिक्शन। अब इसके ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं इस बॉडी को ऊपर, वो ये जो फ्रिक्शन है, क्या ये फ्रिक्शन के द्वारा जो वर्क डन हो रहा है, अच्छा एक बार बताओ, वर्क डन बाय दिस फ्रिक्शन इज हाउ मच? हेलो, कोई मुझे बताएगा कि वर्क डन बाय दिस फोर्स इज हाउ मच? अरे भाई, वर्क डन बाय दिस फ्रिक्शन इज हाउ मच? बोलो। गौरी, कुछ समझ में आ रहा है बेटा? हेलो, मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही है तुम लोगों को? तो वर्क डन यदि मैं बोलूंगा तो क्या लिखूंगा? फोर्स फ्रिक्शन इनटू वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P इनटू dt। मान लो किसी टाइम t में वो dt टाइम चला, और माइनस लिख देंगे क्योंकि वेलोसिटी मैं मान लेता हूं कि पीछे की तरफ है, तो हर टाइम पे ये वेलोसिटी तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0 में है, तो ये 0 हो गया वर्क डन। बोलो, किसी भी टाइम पे बोलो यस और नो। यस, इसी को मन करे तो इंटीग्रेट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो भी 0 ही होगा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ड्यूरिंग रोलिंग इज ऑलवेज 0। ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? बोलो जी, बोलो हाँ कि ना। सो यहाँ पे यदि वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी 0 है, और हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट 0 होगा, तभी क्या करेगा वो? रोलिंग करेगा। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि द पॉइंट वाज आल्सो इन, द पॉइंट P इज आल्सो हैव नो ट्रांसलेशन मोशन। तो बच्चा, ना तो इसके पास कोई ट्रांसलेशन मोशन है, ना तो रोटेशनल मोशन है। तो ये जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट कैन बी टेकन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन or not? बोलो, this point P can be taken as axis of rotation or not? बोलो हाँ या ना। सुहानी बोलो, इस पॉइंट को तुम एक्सिस ऑफ रोटेशन ले पाओगी कि नहीं ले पाओगी? यस सर। सो इस पॉइंट को तुम एक्सिस ऑफ रोटेशन ले पाओगी, लेकिन चक्कर क्या है कि ड्यूरिंग रोलिंग तुम देख रहे हो कि पॉइंट ही चेंज होते जा रहा है, हमेशा ये पॉइंट अलग अलग हो रहा है, और इस लाइन पे वो ऐसे घूमता जा रहा है। मतलब यदि मैं बोलूं कि कोई चीज घूम रही है, कोई चीज घूम रही है, सो
ये चीज जो है यहाँ पे एक पॉइंट है, लेट से ए है। सो ये घूमते घामते यदि ऐसे रोलिंग कर रही है ओमेगा, तो ये पॉइंट बेटा क्या हुआ, यहाँ पे चला गया ए। ठीक है। सो यदि तुम देखो तो ये ऐसे करके यहाँ पे पहुंचा किसी पर्टिकुलर टाइम पे, और तुम देखोगी तो ये मोशन करते करते फिर थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, तुम यदि देखो ध्यान से तो हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद वो कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया। सो यानी कि ये घूमते घूमते यहाँ पे चला गया और फिर ऐसे ही वो घूमता जाएगा बाकी जगहों पे। सो बेसिकली यहाँ पे जो ए है वो बदल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ पॉइंट तो होगा। यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे सी आ गया, तो यहाँ पे पॉइंट ही बदल जा रहा है। तो ये एक्सिस जो होगा वो पूरा का पूरा है तो, लेकिन ये बदलता हुआ एक्सिस है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, जो किसी भी रोटेशन एक्सिस की प्रॉपर्टी होती है। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि विद रिस्पेक्ट टू instantaneous axis of rotation, the body is in pure rotational motion. The body is in pure rotational motion. The body is in pure rotational motion. अब देखो इस बात को मैं अभी प्रूफ करने जा रहा हूं। सो यदि यहाँ पे तुम्हारे पास एक्सिस है और इसके रिस्पेक्ट में द बॉडी इज इन प्योर रोटेशनल मोशन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि ये पॉइंट मैंने किसी जगह पे पॉइंट पी लिया है, तो इसके रिस्पेक्ट में जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। टॉप मोस्ट पॉइंट इससे कितना दूर है, 2r दूर है, तो वेलोसिटी ऑफ टॉप मोस्ट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पी कितना होगा बच्चों, 2r ओमेगा होगा, क्योंकि ये प्योर रोटेशन में है। क्या वास्तव में इतना ही होता है, बोलो गौरी बोलो, ऐसा ही होता है वास्तव में, बोलो हेलो, हाँ कि ना, रिदम समझ में आ रहा है। देखो बच्चों यदि तुम लोग हाँ ना नहीं बोलोगे ना तो मैं पढ़ाना बंद करता हूँ और ये बैच भी बंद कर रहा हूँ। तुम लोग यार चिल्लाता रहता हूँ कि बोलो हाँ या ना, तो कोई बोलता ही नहीं है हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तुम दिख थोड़े रहे हो मेरे को, मुझे समझ में आएगा कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आवाज आ रही है मेरी? यस यार कम से कम हाँ ना तो बोल दो कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मूर्खों जैसे चिल्लाता रहता हूँ कि समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, इसी टोके कोई भी हाँ नहीं बोलता है। और मैं जब पूछता हूं तो तुमको कुछ आता भी नहीं है। सो टाइम अपना वेस्ट और मेरा क्यों वेस्ट कर रहे हो यार, मेरे पास बहुत सारे दूसरे कंस्ट्रक्टिव काम है। चलो बताओ, ये बोलो v सेंटर ऑफ मास कितना होगा, चलो गौरी बताओ, व्हाट इज v सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस, बोलो व्हाट इज v सेंटर ऑफ मास। सुहानी बेटा बताओ v सेंटर ऑफ मास के इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में कितना होगा, बोलो। ओमेगा हाँ एग्जैक्टली ओमेगा आर, होना भी यही चाहिए क्योंकि ये डिस्टेंस इसका कितना है, यहाँ से r है, बोलो यस। अब देखो, अब हम देखेंगे ये दोनों बातें तो हमारी प्रूव हो गई। अब हम बेटा देखेंगे कि क्या ये किसी एट रैंडम पॉइंट के लिए भी सही हो रहा है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो किसी एट रैंडम पॉइंट को ले लो यहाँ से, लेट्स से हैव एन इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए कोई एट रैंडम पॉइंट ले लो यहाँ से। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया। अब देखो ये जो पॉइंट है ये बेसिकली यहां से देखोगे तो किसी एंगल थीटा पे है, ऐसे कल जो मैंने तुम लोग को बताया था, ये बेटा यहाँ पे एंगल थीटा पे है।
सो यदि आपने आपने कुछ निकाला था इसका वेलोसिटी, ये जो था, क्या कराया था मैंने कल तुमको, पीठ की मेरी पेन बज रही है। हाँ, ये हमने लिया था एंगल थीटा पे, ये वाली चीज। ये पूरी वैल्यू जो है 2r ओमेगा cos थीटा बाई 2r आता था मेरे पास। तो ये फोटो एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ से, इसको यहाँ पे डालता हूँ फिर से। ये फोटो था मेरा, तो हमने ये सब कैलकुलेट किया था। अब यदि मेरे को ये पता चल गया है कि यहाँ, सॉरी ये गलती कर दिया मैंने थोड़ा सा, ये एंगल हम थीटा नहीं लिया था, हमने क्या लिया था, हमने लिया था कि ये पॉइंट जो है यहां से थीटा एंगल पे, दिस वाज योर थीटा, और ये था तुम्हारे पास v सेंटर ऑफ मास, और ये था तुम्हारे पास r ओमेगा। इस तरह से कैलकुलेट किया था हमने, और हमने बोला था कि ये जो रियल वेलोसिटी थी वो वेलोसिटी थी वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P, जो हमने पूरा कैलकुलेट करके निकाला था। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड दिस VP विदाउट डूइंग एनीथिंग। सिर्फ मुझे करना क्या है कि इस जगह से इस जगह का डिस्टेंस देख लेना है, और इस जगह से इस जगह का डिस्टेंस मैं कैसे देख लूंगा, ये है बेटा r, और ये वाला एंगल हो जाएगा तुम्हारा पाई माइनस थीटा, और ये वाला भी तुम्हारा है r, यहां से यहां तक का, और इसको मान लो स्मॉल r। तो यदि मैं तुमसे बोलूं कि VP कितना होगा, तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये सिर्फ r ओमेगा होगा। बोलो, ये बात समझ में आ रही है? बोलो जी, ये बात समझ में आ रही है? यतीन, यस सर। ये बात समझ में आ रही है तुमको, जो मैंने बोला कि VP इक्वल टू स्मॉल r ओमेगा होगा? यस सर। ठीक है। सो यदि ये बात समझ में आ रही है, तो इस r की वैल्यू हम निकालते हैं। ये एंगल हो गया अल्फा, ये वाला एंगल भी मान लिया मैंने अल्फा। तो आप लोग क्या करोगे कि आप लोग देखो r डिवाइडेड बाई, अच्छा वो अल्फा होगा कितना, वो शायद हम निकाल सकते हैं क्या? तो मुझे ये बताओ कि वो अल्फा की वैल्यू भी तुम चाहो तो निकाल सकते हो। यदि ये पाई माइनस थीटा है, तो ये थीटा बाई 2 और ये थीटा बाई 2 नहीं हो जाएगा? बोलो यस और नो, बोलो। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये आर है और ये आर है, ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल वाला केस बन जाएगा। बोलो, बात समझ आ रही है? यस। तो अब तुम लोग क्या करो कि r डिवाइडेड बाई साइन थीटा 2 इक्वल टू स्मॉल r डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हो। कौन से ट्रायंगल से? ये वाले ट्रायंगल से, ये जो ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा है, ठीक है ना, इस वाले ट्रायंगल से। तो इस वाले ट्रायंगल से, इसका कुछ कलर चेंज कर दो क्या, इस वाले ट्रायंगल से। तो इस वाले ट्रायंगल से तुम्हें ये बात जब दिख गई, तो तुम लोग ने क्या किया कि यहां से निकाल दिया स्मॉल r की वैल्यू। तो यार स्मॉल r इज गोइंग टू बी कैपिटल R साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2। तो देखो ना, ये हो गया r इंटू 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 एंड होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2। सो तुम लोग का साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 दोनों कट जाएगा। तो फाइनली हो क्या गया, ये हो जाएगा बच्चों 2r cos थीटा बाई 2। तो ये वैल्यू जब यहाँ पे डाल दोगे तो तुम्हें VP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2r cos थीटा बाई 2 इंटू ओमेगा। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आ गई तुम लोग को? कल जब हमने सॉल्व किया था तो यही वाली सेम चीज आई थी, इस तरह से करके। इसको ये हटा देता हूँ यहाँ से, उसी जगह पे जाता हूँ। तो कल वाली चीज जो तुमने की थी, तो देखो ये तुम्हारा आया था 2r ओमेगा cos थीटा बाई 2, ठीक है ना? बोलो
ये जो चीज आई है वही चीज फिर से आ गई है हमारी आज। बोलो यस, सेम चीज आ गई। अच्छा ओमेगा छूट गया था मेरे से, नहीं ये तो हाँ अच्छा, नहीं छूटा कुछ भी नहीं। 2r ओमेगा cos थीटा बाई 2 आ गई। बोलो जी, बोलो यस। गौरी यस। तो बेटा ये हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये एक कॉन्सेप्ट था। अब देखो एक बार देखते हैं रोटेशन में क्या क्या बचा हुआ है तुम लोग। फिर कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ। रोलिंग वाला कॉन्सेप्ट ये हो गया। अब हम लोग करते हैं थोड़ा सा ये वाले कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं कि ये क्या है। तो ये तुम लोग को आता है, ये चीज आता है तुम्हें निकालना है। ये तुम लोगों ने स्कूल में भी निकाला होगा। और रिजिड body of radius of gyration k and radius capital R rolls without slipping down a inclined at an angle theta with horizontal. Calculate its acceleration and the frictional force acting on it. अच्छा देखो मैं तुम लोगों को एक बार वर्क एनर्जी थ्योरम इसके लिए बता देता हूं, जो मैंने तुम लोग को बताया नहीं है। वर्क एनर्जी थ्योरम जब तुम रोलिंग करने वाली बॉडी का रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों होता है तब निकालते हो। तो जो तुम्हारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है ना डेल्टा की, वो हो जाती है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर एंड प्लस 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है। अब यदि इनिशियल और फाइनल दोनों की बात, जनरली इनिशियली 0 होता है ये, तो ये डेल्टा के हमेशा इतना होता है। और जो तुम्हारे पास चेंज होता है mgh वाला, वो हो जाता है mgh। तो ये हो जाता है डेल्टा u। सो तुम बोलते हो कि डेल्टा के प्लस अच्छा ये चूंकि नीचे ये फाइनली 0 पे पहुंचता है ऊपर, फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ फाइनल माइनस इनिशियल रहता है, ये माइनस mgh हो जाता है। ये वाली चीज माइनस mgh हो जाता है। ये हमेशा तुम लोग याद रखोगे, ये हमेशा mgh हो जाता है, माइनस mgh। कैसे हो रहा है बता रहा हूँ। जैसे यहीं पे मान लो कि मैंने यहाँ पे एक चीज लिया जो ऐसे रोल करते हुए नीचे आ रही है। सो रोल करते हुए नीचे आ रही है और जिसका एंगल जो है वो थीटा है। सो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो मैंने मान लिया h। सो यहाँ से यहाँ तक यदि हाइट है तो जब ये जमीन पे ऐसे पहुंचेगी, सो ये क्या करेगी, बेसिकली इसके साथ दो बातें हो रही है। ये जो भी चीज है लुढ़कने वाली बॉडी, इसके साथ दो बातें हो रही हैं। इसका सेंटर ऑफ मास तो ट्रांसलेशनल मोशन में है, लेकिन इसका जो ये है वो ऐसे रोल कर रहा है, मतलब ये ऐसे लुढ़क रहा है यहाँ से। सो ये ओमेगा से रोल करते करते यहाँ तक पहुंचेगा। ठीक है। बोलो ये बात समझ में आ रही है? बोलो यस। हेलो बोलो गौरी, ये बात समझ में आ रही है तुम्हें? यस सर। ठीक है। सो ये हम कुछ कुछ जो चीजें हैं वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जब ये आएगा तो इसके पास, यदि मैं इसी सरफेस को मैंने क्या कर लिया, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 कर दी। सो यहाँ पे यदि पोटेंशियल एनर्जी 0 कर दोगे तो इसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना रहा होगा, यू फाइनल 0 रहा होगा, लेकिन इसका यू इनिशियल जो था वो mgh था। सो ये mgh होने की वजह से जो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल था वो माइनस mgh होगा। सो यदि मैं डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इक्वल टू 0 लिखूं, मेरा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, या तुम अच्छा इसमें हमेशा वर्क डन बाय mg फ्रिक्शन 0 होता है, तो इसलिए ये हम उससे भी कर सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हैं और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर एनर्जी से भी लिख कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दिया। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यदि तुमने लगा दिया तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इक्वल टू 0, यानी कि डेल्टा के की वैल्यू जो होगी वो कैपिटल mgh हो जाएगी। ठीक है। सो डेल्टा के की वैल्यू अब तुम देखो, मैं बोल रहा हूँ इसको कि 1/2 I ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 कैपिटल m इंटू वी स्क्वायर mgh के बराबर होगा। तो ये I क्या है, सेंटर ऑफ मास है, और ये m बेस v सेंटर ऑफ मास हो जाए। सो यहाँ पे यदि हम I सेंटर ऑफ मास की बात करें तो दिस I सेंटर ऑफ मास इज mk स्क्वायर, where k is the radius of gyration.
where k is radius of gyration and जो तुम्हारे पास बस ठीक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, यदि हम वैल्यूज डालें यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं कि 1/2 m k स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर एंड प्लस 1/2 कैपिटल M इंटू V सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगी mgh। तो इस फॉर्मूले से क्या तुम्हें V स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाएगी। चूंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या कर रहा है, रोलिंग भी तो कर रहा है, तो रोलिंग कर रहा है तो एक चीज और तुम्हें पता चल जाएगी कि इसका जो V सेंटर ऑफ मास होगा वो R इंटू ओमेगा के बराबर होगा। तो यानी कि यहां से मैं ओमेगा की वैल्यू भी यहाँ पर डाल सकता हूँ, तो मेरे पास हो जाएगा हाफ m k स्क्वायर इंटू V सेंटर ऑफ मास अपान R का होल स्क्वायर प्लस हाफ m इंटू V सेंटर ऑफ मास का होल स्क्वायर, दिस होल टर्म इक्वल टू mgh। तो ये सारी बातें तुम लोग को समझ में आ रही है, और ये बात समझ में आ रही है तुम्हें, बोलो। Yes, sir. ये स्कूल में भी किया होगा तुम लोगों ने, स्कूल में है, ये बोर्ड में है ये सब चीजें। सो 1/2 V सेंटर ऑफ मास स्क्वायर k स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू mgh। तो ये m से m कट गया, सो यहां से क्या हो जाएगा, V सेंटर ऑफ मास की वैल्यू हो जाएगी बच्चों √2gh अपान 1 प्लस k स्क्वायर अपान R स्क्वायर। रिदम, ये सारी बातें समझ में आ रही है तुम्हें? सर थोड़ी बहुत आ रही है सर। क्या क्या नहीं आ रहा है, पूछो। ये वाली बातें समझ में आई जो एनर्जी की बात मैंने की? यस सर। तो जब एनर्जी की बात समझ में आ रही है तो मैंने तुमको ये बोला कि आई सेंटर ऑफ मास m के स्क्वायर लिखा, ये समझ में आया? जी सर। अच्छा, तो ये जब समझ में आ गया तो मैंने यहाँ पे आई सेंटर ऑफ मास की वैल्यू m के स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, और m इंटू वी सी सेंटर ऑफ स्क्वायर वो जो पहले था तुम्हारे। ये जो चीज है इसमें दो पार्ट है काइनेटिक एनर्जी की, ये है ट्रांसलेशन वाला हिस्सा, सॉरी रोटेशनल वाला हिस्सा, और ये है ट्रांसलेशनल वाला हिस्सा। तो दोनों ही चेंज होंगे ना आफ्टर रिटर्निंग टू ग्राउंड, बोलो। यस सर। तो दोनों का जो चेंज है वो उसको मैंने पहले किया, मैंने जस्टिफाई करने के लिए फिर हाफ आई सेंटर ऑफ मास स्क्वायर प्लस हाफ m इंटू वी सेंटर ऑफ मास स्क्वायर इक्वल टू mgh लिख दिया। आई सेंटर ऑफ मास को मैंने m के स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब चूंकि ये रोल भी कर रहा है बॉडी, तो v सेंटर ऑफ मास इक्वल टू r ओमेगा होगा, तो वो यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू v सेंटर ऑफ मास अपन r लिख दिया। अब कुछ नहीं किया, ये पूरे के पूरे इक्वेशन में देखो क्या कॉमन है, 1/2 m इंटू वी सेंटर ऑफ मास स्क्वायर है, और यहाँ से बच गया k स्क्वायर अपन r स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू mgh। m से m कट गया, तो v सेंटर ऑफ मास यहाँ से क्या आ जाएगा 2gh अपन 1 प्लस k स्क्वायर अपन r स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी, बोलो। नो सर। गुड। तो जब इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, तो अब आते हैं, अब इसके ट्रांसलेशनल मोशन को देखते हैं कि इसके ऊपर और क्या हो रहा है। क्योंकि ये पूरा का पूरा सेंटर ऑफ मास जो है वो ट्रांसलेशन मोशन में भी था, सेंटर ऑफ मास वाज इन ट्रांसलेशनल मोशन। तो सेंटर ऑफ मास इसके अंदर ट्रांसलेशनल मोशन में था, तो हम अब हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास की कहानी कि क्या चल रही है उसके साथ। तो सेंटर ऑफ मास की कहानी पे जब तुम जाओगे तो इस पे क्या क्या चीजें लग रही हैं, एक तो लग रहा है इस पे mg नीचे की तरफ, और दूसरा इसके ऊपर ऐसे एक फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक हो गया तुम्हारे पास mg साइन थीटा, और एक उधर हो जाएगा mg कॉस थीटा, जो नॉर्मल फोर्स को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। बोलो, बात समझ में आ रही है? सो किसी पर्टिकुलर टाइम पे यदि मैं तुमसे बोलूं कि mg साइन थीटा माइनस f इक्वल टू m इंटू a, तो क्या तुम इस बात को मान लोगे? बोलो, ट्रांसलेशनल मोशन के केस में। यस सर।
तुम बोल रहे हो क्या, तुम बोल रहे हो कि जो सेंटर ऑफ मास है वो ट्रांसलेशन मोशन में है, तो सेंटर ऑफ मास पे जो लगने वाले फोर्स हैं वो कौन कौन से हैं? mg sin थीटा माइनस एफ, तो दिस इज m into a सेंटर ऑफ मास। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? नो सर। अच्छा, बट सेंटर ऑफ मास को यदि हम देखें कहां से, अभी यदि हम रोटेशनल की बात करें, सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाए यदि हम, तो सेंटर ऑफ मास पे जब तुम बैठ जाओगे तो क्या क्या चीजें होंगी? सेंटर ऑफ मास पे जब तुम बैठोगे तो तुम्हें दिखेगा कि mg कैसे नीचे जा रहा है सेंटर ऑफ मास से, और एक इधर एक फ्रिक्शन लग रहा है इसके ऊपर, और ऐसे एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। सो इन सेंटर ऑफ मास रिफरेंस फ्रेम यदि मैं कहूं तो ये बॉडी क्या कर रहा है? प्योर ट्रांसलेशन में नहीं है, अब ये प्योर रोटेशन में हो जाएगा। इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम यानी कि सेंटर ऑफ मास पे तुम बैठ गए, तो तुम्हें ये सेंटर ऑफ मास क्या करेगा? ऐसे ऐसे घूमता हुआ दिखेगा, ऐसे गोल गोल घूमता हुआ दिखेगा, ठीक है? और ये घूमता हुआ दिखेगा किस वजह से? ये एक फोर्स है, वही तो घुमा सकता है इसको, क्योंकि ये दोनों फोर्स जो है नॉर्मल फोर्स और mg, वो तो क्या कर रहे हैं? वो तो इसको घुमा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये दोनों तो इसके सेंटर से क्रॉस कर रहे हैं। तो नॉर्मल फोर्स ड्यू टू टी नॉर्मल सेंटर ऑफ मास 0 हो गया, और टी mg सेंटर ऑफ मास भी 0 हो गया। बोलो, तो यदि मैं तुमसे बोलूं कि फ्रिक्शन के द्वारा जो नॉर्मल फोर्स टी सेंटर ऑफ मास फ्रिक्शन कितना होगा, तो तुम क्या लिखोगे उसको? उसको तुम लिख पाओगे फ्रिक्शन इंटू आर। बोलो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। बोलो, ये बात समझ में आ रही है? यस सर। सो यदि ये बात तुम्हें समझ में आ रही है तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये टी सेंटर ऑफ मास इक्वल टू एफ इंटू आर हो गया, तो टोटल टी नेट यदि मैं बोलूं इस पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर, तो सिर्फ कितना? टी एन सेंटर ऑफ मास प्लस टी mg सेंटर ऑफ मास, टी माने टा mg सेंटर ऑफ मास, एंड प्लस टा फ्रिक्शन सेंटर ऑफ मास। तो सिर्फ बच क्या गया मेरे पास? F इंटू आर, और ये F इंटू आर आई सेंटर ऑफ मास इंटू अल्फा के बराबर हो जाएगा, सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशनल। बोलो गौरी, ये बात समझ में आ रही है बेटा? Yes, sir. ठीक है। सो बच्चा ये हो जाएगा F इंटू आर इक्वल टू एम के स्क्वायर इंटू अल्फा। सो यानी कि तुम यहां से F की वैल्यू क्या लिख लोगी? एम के स्क्वायर इंटू अल्फा बाई आर। अब इसको तुम मान लो इक्वेशन 2, यहां तक तो तुम्हारा था इक्वेशन 1, और ये हो गया इक्वेशन 2। अब यदि मैं तुमसे बोलूं कि अल्फा इंटू आर जो है वो क्या हो जाएगा? ए सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, तो तुम इसको मान लोगे? बोलो, होगा कि नहीं होगा? अल्फा इंटू आर इक्वल टू ए सेंटर ऑफ मास। बोलो, हेलो, ये बात समझ में आ रही है तुम्हें? रोलिंग भी तो कर रहा है वो। हेलो, यस सर। तो बच्चों अब यहाँ पे वो वैल्यू यदि तुम डालो अल्फा की, तो तुम्हारे पास एफ की वैल्यू हो जाएगी एम के स्क्वायर इंटू ए सेंटर ऑफ मास अपॉन आर स्क्वायर। सो बच्चा ये वाला जो होगा तुम्हारे पास इक्वेशन हो गया 4th। ये 4th कैसे निकाला मैंने? इसको पुट करके थर्ड वाले का यूज कर लिया और सेकंड वाले का बाई सेकंड एंड थर्ड, ये हमने 4th निकाल लिया। अब तुम क्या करना है, तुम्हें सिंपली तुम्हें फर्स्ट एंड प्लस सेकंड को जोड़ देना है। तो फर्स्ट था तुम्हारे पास mg sin थीटा माइनस f इक्वल टू m इंटू ए सेंटर ऑफ मास, और तुम्हारे पास f की वैल्यू आ रही है m के स्क्वायर ए सेंटर ऑफ मास अपॉन r स्क्वायर। सो बच्चा यदि इन दोनों को जोड़ दोगे तो तुम्हारे पास क्या मिल जाएगा? mg sin थीटा इक्वल टू m के स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए सेंटर ऑफ मास। सो बच्चों ये m से m कट कर दोगे तो तुम्हारे पास ए सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कितनी आ जाएगी? g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बोलो, और ये बात समझ में आई तुम्हें पूरी अच्छे से? यस।
बोलो यस। Yes, sir. और यदि मैं इक्वेशन 4 में डाल दूं ए सेंटर ऑफ मास की वैल्यू, तो बाय इक्वेशन 4 एफ की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास m इंटू के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर इंटू जी साइन थीटा अपन 1 प्लस के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। अब ये देखो आर स्क्वायर यदि इसमें तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा, और के स्क्वायर को भी नीचे कर दो तो ये बेसिकली उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1 प्लस आर स्क्वायर अपन के स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आई? सो अब जो जो चीजें तुमने निकाली है वो याद रखने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पास रख लो। ये आ गया मेरा वी सेंटर ऑफ मास जो हमने निकाला, तो वो यहाँ पे रख लेते हैं। और ये आ गया मेरे पास ए सेंटर ऑफ मास, और ये आ गया मेरा फ्रिक्शन। और ये सारी कहानियां चल कब रही है? ये सारी कहानियां चल रही है ड्यूरिंग मोशन ऑफ a circular body on an inclined plane। ठीक है, तो पता करनी थी, और ये 3 चीजें तुम्हारी पता। बोलो यहां तक कोई कंफ्यूजन, एनीथिंग, एनी कंफ्यूजन? बोलो जी, बोलो बच्चों, कोई कंफ्यूजन? नो सर। सो ये तुम्हारा जो है रोटेशनल का कहानी इतना हो गया। अभी हम लोग एक 2-3 मिनट का ब्रेक लेंगे, मुझे कुछ खाने पीने के लिए लाना है। बना लिया? अब देखो, ये देख लिया तुम लोगों ने? समझ में आ गया? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, ये देख लिया? बताऊं आगे? जी सर। हाँ हाँ रिदम, बोलो। देख लिया सर। देख लिया, समझ में आ गया? आगे बढ़े? जी सर। ठीक है, ये भी देख लिया। 23-24 नंबर देख लिया तुम लोगों ने? बाकी अभी 24 नंबर, 24 नंबर देखो जरा, देख लिया? चलो, तो ये देख लेना तुम लोग। 24 रहता है सर अभी। 24 नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो। A ring of mass is small m and radius r are 3 particles attached to ring as shown in figure। देखो, इसमें बता देता हूं, ये जो है तुम्हारे पास 4 पार्टिकल, 3 पार्टिकल है इसमें। अच्छा, as shown in figure the center of the ring has a speed v0, the kinetic energy of the system is slipping is absent। अब तुम एक बात बताओ मेरे को कि यदि मैं इसका कुछ नाम ले लेता हूं, जैसे ए, क्वेश्चन के हिसाब से ही कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ए कर लिया, यहाँ पे बी कर लिया, इसको सी कर लिया नीचे वाले को, और इसको डी कर लिया। तो तुम मुझे ये बताओ, यदि ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे जा रहा है वी सेंटर ऑफ मास से, और ये रोल भी कर रहा है, सो तुम मुझे ये बताओ कि इस पॉइंट की वेलोसिटी यदि तुम देखोगी तो क्या होगी? इस पॉइंट की वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर टाइम पे, वी सेंटर ऑफ मास इधर की तरफ और आर ओमेगा इधर की तरफ, ऊपर की तरफ। बोलो, बात समझ में आ रही है? हाँ कि ना? हाँ। Yes, तो sir. यदि तुम इसका इफेक्टिव निकालना चाहोगी वेलोसिटी v, मैं ग्राउंड से सिर्फ वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रोटेशनल की बात मैं भूल जा रहा हूँ। मैं सिर्फ इसका v यदि निकालना चाहूँ तो √2r ओमेगा लिख सकता हूँ, हाँ कि ना? लिख सकता हूँ? बोलो। सिमिलरली यदि a का मैं निकालना चाहूँ वेलोसिटी तो मैं 2r ओमेगा इसकी बोल सकता हूँ वेलोसिटी। और यदि मैं d की वेलोसिटी बोलूं तो d ऐसे आ रहा होगा r ओमेगा से, तो ये भी √2r ओमेगा होगा नीचे की तरफ। बोलो, ये बात समझ में आ रही है? यस, बोलो। तो यदि ये तुम्हें बात समझ में आ गई तो तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे 1/2 2m इंटू √2r ओमेगा का होल स्क्वायर जो होगा वो वेलोसिटी हो गई b की। तो इसमें 1/2 इंटू 2m इंटू v स्क्वायर कर दिया तो ये आ गया।
dB के लिए। A के लिए आ गया 1/2m इंटू वी स्क्वायर, यानी कि 1/2m इंटू 2r ओमेगा का होल स्क्वायर। यदि मैंने इसी चीज को कर लिया 1/2 d की बात, तो 1/2m इंटू वी डी स्क्वायर, यानी कि 1/2m इंटू √2r ओमेगा का होल स्क्वायर, ये भी डी का हो गया। बात समझ में आई? अभी सबको निकाल लो कितना हो रहा है जोड़ के, और आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर में जो आर ओमेगा उसको भी सेंटर ऑफ मास लेना। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. और जो भी सेंटर ऑफ मास है वही भी 0 है, तो फाइनली पुट कर देना। तो सोल्यूशन मत देखना, तुम इस कॉन्सेप्ट को समझ गई तो सोल्यूशन देखे बगैर इसको फटाफट कर लोगे, ठीक है ना? ओके, गौरी समझ में आ गया बेटा ये क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है, तो अब तुम लोग के पास ये सब कुछ क्वेश्चन है वो तुम लोग करोगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा कुछ और क्वेश्चन करवाऊंगा इसमें प्रोफेशनल। सो ये जो है फिगर मैंने बना दिया था, इसका मास था m, ये एंगल था थीटा, रेडियस इसका था r, एंड रेडियस ऑफ करेक्शन था k। तो ये तुम्हारे पास एक फार्मूला, ये एक रेडीमेड फार्मूले का बंच हो गया जिसको तुम रखोगे अपने पास। अब हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन करते हैं ढंग के माने कि एडवांस लेवल के क्वेश्चन, रोलिंग के कॉन्सेप्ट लगा के। सो देखो, ये एक डिस्क है और इस डिस्क के सेंटर से x डिस्टेंस ऊपर मैंने क्या किया कि एक फोर्स लगाया है F, और हमें ये बताना है कि इफ द डिस्क इज रोलिंग, फाइंड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, मास इसका मान लो m, कैपिटल M। Find the value of frictional force which is required for rolling. So this is your question. ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो ये आप लोग करो जल्दी से, सोचो थोड़ा बहुत, दिमाग की बत्ती जलाओ। हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो भी अच्छी बात है।
चलो कुछ सोचा? सर कुछ आया तो है। ठीक है, क्या आया? mg sin theta by 1 plus 2r square by r square plus 2x square। साइन थीटा तो आएगा नहीं, थीटा तो है नहीं कहीं इसमें। सर So, ठीक है। देखो कोई नहीं, इट्स ओके, प्रयास किया तुमने, इट्स गुड थिंग। हम क्या करते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो सिंपली क्या होगा, ट्रांसलेशनल मोशन करेगा। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं किसी को। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी इज इन, अच्छा मैं जो प्रोसेस बता रहा हूं तुम लोग, ये बुक कहीं नहीं मिलेगा सोल्यूशन में, कहीं पे विद्या मंदिर वाले में भी नहीं मिलेगा। तो तुम लोग इसी को पूरा एक्सपर्टीज करोगे, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट में सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये याद रखोगे तो कोई भी दुनिया का रोटेशनल क्वेश्चन हो जाएगा फटाफट, और नहीं तो फिर परेशान रहोगे, 10 चीजों लगाओगे, होगा नहीं तुमसे। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल मोशन, इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग एफबीडी जैसी एक चीज बना लेते हैं। सो एफबीडी बनाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा कि भाई इसके ऊपर एक तो लग रहा है फोर्स एफ, और मैं मान लेता हूं कि आगे की तरह एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। अब फ्रिक्शन अपने आप वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, इसका मतलब पीछे लग रहा था, तो मैं आगे ही मान लेता हूँ, कोई इशू नहीं है इसमें। मन करे तो तुम पीछे मान लो, नेगेटिव आ जाएगा तो बदल जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ कि इसके ऊपर आगे लग रहा है, ऐसा मैंने मान लिया। सो अब तुम मुझे ये बताओ कि ए सेंटर ऑफ मास यदि मुझे निकालना होगा इस बॉडी का, तो मैं क्या लिख लूंगा, कैपिटल एफ प्लस स्मॉल एफ अपन एम लिख लूंगा। नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बोलो गौरी, समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. गुड। सो ये बात यदि आपको समझ में आ रही है तो अब आप क्या करोगे, इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेशनल करेगा, अबाउट दिस पॉइंट, let's say point P, about point P the body is in pure rotation, क्योंकि ये क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है। बोलो हाँ कि ना? हाँ बोलो बच्चा, हाँ कि ना? हाँ। यस सर। तो बच्चा अब तुम क्या लिखोगे कि F इंटू एक्स प्लस आर जो होगा उस पॉइंट के अबाउट टार्क लगेगा, टॉप पी, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से तो आपको कोई टार्क लगेगा नहीं, फ्रिक्शन की वजह से तो टार्क 0 हो जाएगा, इसी पॉइंट से फ्रिक्शन जा रहा है। सो हम लिख देंगे टॉप इक्वल टू एफ, कैपिटल एफ इंटू एक्स प्लस आर। सो यहां से क्या मिलने वाला है तुम्हें, ये चीज जो होगा वो हो जाएगा आई सेंटर ऑफ मास इंटू, क्या बोलते हैं जी, अल्फा। और आई सेंटर ऑफ मास इसके लिए हो जाएगा कैपिटल एम आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि डिस्क है। अभी एक और चीज है, आर अल्फा जो है वो हो जाएगा ए सेंटर ऑफ मास, क्योंकि रोलिंग में है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन को जब हम क्लब करते हैं तो हमारे पास आ जाता है एफ इंटू एक्स प्लस आर इक्वल टू एम बाई 2 आर इंटू ए सेंटर ऑफ मास, आर अल्फा की वैल्यू ले। अब कुछ करना नहीं है, अब तुम्हारे पास ये है इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। सो यहाँ पे तुम लिखोगे एफ इंटू एक्स प्लस आर प्लस इक्वल टू एम बाई 2 इंटू आर, और ए सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कितनी है, कैपिटल एफ प्लस स्मॉल एफ अपन एम। सो यहां से देखो कुछ कुछ दिख जाएगा तुम्हें, पहले तो ये एम से एम कट गया, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा एफ एक्स प्लस कैपिटल एफ इंटू आर इक्वल टू कैपिटल एफ इंटू आर बाई 2 और प्लस स्मॉल एफ इंटू आर बाई 2, ठीक है। सो कैपिटल एफ के टर्म में कुछ मिल रहा है तुम्हें, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने?
इतने से काम हो जाएगा। यहाँ पे कुछ चक्कर आ रहा है, चक्कर ये आ रहा है। हमें एक और चीज, एक और इक्वेशन चाहिए ना, कितने से हो जाएगा? कैपिटल एफ प्लस स्मॉल एफ इंटू एम तुम्हारा ए सेंटर ऑफ मास है। अच्छा, एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा और आसान, इसको थोड़ा और सरल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। यहां से मैं लिखूं कैपिटल एफ इंटू कैपिटल आर अपन आर एंड दिस इक्वल टू इंटू 2 भी कर देता हूँ, 2f भी कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा कैपिटल एफ प्लस स्मॉल एफ। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2f, यहाँ पे 1 प्लस एक्स बाई आर इक्वल टू कैपिटल एफ प्लस स्मॉल एफ। ओके, सो यहाँ से यदि मैं कॉमन जैसा कुछ लूं तो ये हो जाएगा 2f। हो गया, सॉल्व हो गया। इस f को यदि इधर ले आओगे तो f को जब इधर ले आओगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा कैपिटल F 2 प्लस 2x बाई आर माइनस 1 इक्वल टू f। बात समझ में आ रही है क्या किया मैंने? तो यहाँ पे f की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी 1 प्लस 2x बाई आर एंड दिस इज इक्वल टू स्मॉल f। ठीक है, बोलो, इसमें कोई चक्कर, कोई चक्कर इसमें? बात समझ में आ रही है? यस सर। अब इसमें चक्कर ये है हमारे पास कि इस f की वैल्यू को यदि मुझे 0 करना है, इफ दिस f इक्वल टू 0 देन कैपिटल F इंटू 1 प्लस 2x अपन r इक्वल टू 0, यानी कि 2x बाई आर इक्वल टू माइनस 1, तो x की वैल्यू आ रही है माइनस r बाई 2। सो यानी कि देखो, इस क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा लोचा हो गया है। लोचा ये हो गया है कि जब भी हम रोलिंग को मानेंगे ना और आगे की तरफ यदि हमने फ्रिक्शन लगा दिया तो एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, जो अभी पता चल गई है मुझे। इसमें जो फोर्स F है वो क्या कह रहा है, वो इसको घुमाने की कोशिश कर रहा है इस तरफ, और ये जो है फ्रिक्शन वो कर रहा है इस तरफ। बोलो, तो दोनों एक दूसरे से यदि अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे तो क्या ये रोलिंग करेगा? कर भी सकता है, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत मुझे समझ में आ रही है, तुम लोग को भी समझ में आ जाएगी। चलो, ये प्रोसेस तो समझ गए ना तुम लोग? यहाँ तक का ये जो मैंने किया, ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया तुम लोगों को? बोलो, ये प्रोसेस समझ में आ गया? हेलो यस सर। सुहानी, ये प्रोसेस समझ में आया तुम्हें? Yes, sir. ठीक है, अब देखो, यहां से मैं हल्का सा क्या करूंगा कि इसमें शिफ्ट मारूंगा, और वो शिफ्ट किस लिए मान रहा हूं कि एक चीज है जो मुझे समझ में आ गई है, लेकिन तुम्हें भी समझाना है मुझे। वो चीज क्या है कि हमने चूंकि आगे की तरफ फ्रिक्शन मान लिया था, सो आगे की तरफ जब हमने फ्रिक्शन मान लिया था, तो अब हम क्या करते हैं कि इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में भी वो प्योर रोटेशन में होता है। सो इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम यदि मैं बात करूं तो उसके पास जो फोर्स लग रहा है वो x डिस्टेंस पे जो ये फोर्स है वो एक इसके ऊपर टार्क लगाएगा, और ये जो फ्रिक्शन है वो भी एक टार्क लगाएगा।
हाँ अब मुझे अपना गलती समझ में आ गया। क्या गलती समझ में नहीं, गलती तो नहीं था वो। हाँ अब समझ में आ गया, ठीक है। सो अब क्या होगा कि अब यदि तुम लोग टार्क निकालो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो तुम्हें टार्क क्या मिल जाएगा, F इंटू एक्स माइनस एफ इंटू आर। देखो ना, एक ऊपर की तरफ आ रहा होगा, एक नीचे की तरफ जा रहा होगा, डायरेक्शन से निकालो। कैपिटल एफ के द्वारा जो टार्क है वो किधर जा रहा है बताओ। सेंटर पे यदि तुमने रखा अपना हैंड, तो ये तुम्हारे पास कैपिटल एफ की वजह से क्रॉस में जा रहा है टार्क, ठीक है। और जब इसको तुम देखोगे स्मॉल एफ वाले को, तो ये जा रहा होगा डॉट में। दिख रहा है बच्चों, बोलो। ये बात समझ में आ रही है, हाँ कि ना, बोलो। हेलो यस सर। गौरी, ये बात समझ में आ रही है तुम्हें? सर ठीक है। सो ये जो चीज है वो हो गया आई सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा। अब वो वाला गलती भी मुझे याद आ गया, मैंने यहाँ पे एक बड़ी भयानक गलती की, अभी बता रहा हूँ वो क्या गलती है, अभी बता रहा हूँ। वो क्वेश्चन का सोल्यूशन सही है, बट एक गलती की है मैंने भयानक बड़ी। सो यहाँ पे लिख दिया, ये कौन है भाई इस टाइम पे? ओके मैम अभी क्लास में हूँ, मैं आपको थोड़ी देर में, हाँ हाँ हाँ। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, F इंटू एक्स माइनस स्मॉल एफ इंटू आर इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, ठीक है बच्चों। और अब तुम लोग क्या लिख लोगे यहाँ पे, F इंटू एक्स माइनस स्मॉल एफ इंटू आर इक्वल टू, यहाँ पे लिख दोगे m/2 इंटू आर अल्फा। और ये जो एक आर था वो इसको इधर रख दिया डिवाइड में करके, तो इसको डिवाइड में करके रख दिया, तो ये हो जाएगा मेरे पास f इंटू एक्स बाई आर, इसको ब्रैकेट में रख दो तो क्या अच्छा लगेगा ही, f इंटू एक्स माइनस आर माइनस f इक्वल टू m/2 इंटू आर अल्फा विच इज a सेंटर ऑफ मास, and this is equal to m/2 into capital F plus small f divided by क्या था जी, कैपिटल M। सो यहां से जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या मिल गया, ये चीज मिल गई, m से m कट गया ये। सो ये मिल गया मेरे पास f इंटू एक्स बाई आर माइनस स्मॉल f इक्वल टू f/2 एंड माइनस प्लस स्मॉल f/2, ठीक है। सो क्या हुआ जी, हाँ ठीक है। सो अब इसको इधर ले जाओगे तो f इंटू एक्स बाई आर माइनस 1, चूंकि 2 है तो ये 2x बाई आर हो जाएगा, मैं यहाँ पे f/2 कॉमन ले लेता हूँ, और वो उधर जाएगा दूसरी तरफ, तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये 3f/2 आ जाएगा। तो ये 2 से 2 कट गया, तो बेसिकली मेरे पास f आना कितना चाहिए, f/3 इंटू 2x बाई आर माइनस 1, ठीक है। लेकिन ये वाली वैल्यू तो आई नहीं थी पिछली बार तो कुछ और आ गई थी। तो हमने एक बहुत भयानक मिस्टेक कर दिया था, जब हम लोग ये टार्क निकाल रहे हैं अबाउट पॉइंट P, तो हमें ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अबाउट पॉइंट P ही तो निकालना पड़ेगा। तो ये बेटा आई सेंटर ऑफ मास नहीं होगा, दिस इज IP होगा, दिस इज IP इंटू अल्फा। याद आ रहा है, ये मैंने तुम लोग को जब टार्क पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि जिस पॉइंट से तुम निकालोगे उसी पॉइंट से P निकालना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, यानी कि ये 3/2 mr स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो सब जगह पे जहां पे तुमने क्या किया था, अब सारा का सारा पूरा का पूरा कहानी चेंज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों को, बोलो। यस सर। सो ये मिस्टेक हमसे हो गया था, तो ये मैं जगह खाली कर देता हूँ, तुम लोग इसको अपने से भर के देख लेना, आंसर वही आएगा। सर आगे में mx² नहीं आएगा, कौन सा? जहाँ पे हमने mr² किया वहाँ पे mx² प्लस mr²/2 नहीं होगा? नहीं, आई तो इस पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ मास का ही निकाल रही हो ना तुम।
जो चीज रोटेशन में है वो कौन सी चीज है? सेंटर ऑफ मास है ना। Yes, sir. तो सेंटर ऑफ मास का हम निकल रहे हैं ना, ठीक है. सेंटर ऑफ मास का विद रिस्पेक्ट टू पी निकल रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू पी निकालोगी तो वो तुम्हारा कितना आ जाएगा? ये वाला जो टॉर्क है वो F इंटू एक्स, इस वो भी सेंटर ऑफ मास की अबाउट निकाल रहे हैं ना हम लोग। Yes, sir. पहले वाले केस में हमने इस पॉइंट के अबाउट निकाला था, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस था वो x प्लस आर हो गया था। ठीक है, सो पहले वाले पॉइंट में इस पॉइंट के अबाउट निकाला था, लेकिन मैं बात किसकी कर रहा था? इस पॉइंट की बात कर रहा था। तो इस पॉइंट के अबाउट मैंने क्या निकाला था? टॉर्क निकाला था। तो इस पॉइंट के अबाउट मुझे क्या निकालना पड़ेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालनी पड़ेगी। तो तुम्हें आई सेंटर ऑफ मास पता है कि mr²/2 होता है। तो अबाउट पॉइंट P यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी की निकालोगी तो क्या आ जाएगा? mr² + mr²/2। बात समझ में आई? Yes, sir. तो वो x² वाला कॉन्सेप्ट वो नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज अगेन अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन ये अब करो, अब ये क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो। क्वेश्चन दिख रहा है तुम लोगों को अच्छे से? बोलो गौरी, क्वेश्चन दिख रहा है? Yes, sir. ये है क्वेश्चन। सो बेटा अब इस क्वेश्चन को तुम्हें क्या करना है कि अटेम्प्ट करना है। मैं काम करता हूं, इस क्वेश्चन को यहां से करता हूं कट, और इसी स्लाइड में डाल देता हूं। अब तुम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो अब ये क्वेश्चन तुम लोग करो फटाफट। चलो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। सो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है कि प्योर रोटेशन में LC कितना हो जाएगा? दिस पर्टिकुलर थिंग इज इन प्योर रोटेशन। सो प्योर रोटेशन में यदि है ये हो जाएगा हमारे पास LC इक्वल टू IC इंटू ओमेगा। बोलो बोलो बच्चों, प्योर रोटेशन किसके लिए बोल दिया मैंने? LC के लिए बोल दिया। तुम इस बात से सहमत हो? बोलो गौरी, गौरी Yes, sir. सेंटर ऑफ मास प्योर रोटेशन में होगा कि नहीं होगा? सो LC इक्वल टू IC इंटू ओमेगा। तो IC की वैल्यू कितनी होती है तुम्हारे पास? mr²/2 इंटू ओमेगा, या तुम इसी चीज को बोल दोगी mvr, ठीक है, बाई 2, क्योंकि r ओमेगा इक्वल टू हम लोग लिखते हैं v। अब यदि तुम इसको ध्यान से देखो तो ये जा किधर रहा है? इस तरफ जा रहा है ओमेगा, और ये तुम्हारा जो है v से जा रहा है, और ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है? v/r आ रही है। ये बात सारी समझ में आ रही है? बोलो बोलो हाँ कि ना? हाँ। Yes, sir. और अब देखो यदि तुम ओमेगा की डायरेक्शन को देखो तो ये अंदर की तरफ जा रही है। तो तुम जब अपना, तुमको यदि मैं तुमको ये बताऊं कि व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ LC, तो डायरेक्शन ऑफ LC के लिए तुम क्या करोगे? राइट हैंड थंब रूल लगाओगे। तो राइट हैंड थंब रूल तुम लगाओगे, सो तुम यहाँ पे क्या देख पा रहे हो कि यदि मैं ये सिस्टम को एक पॉइंट जैसा सोचूं कि एक पॉइंट V सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है, और यहां से यदि मैं देखूं इस चीज को तो मुझे क्या दिखेगा कि ये R है। तो यहां से तुम देखो ना, यदि इस पॉइंट पे बैठ के तुम देखो तो तुम्हारा ये जो है अंदर की तरफ जा रहा है, M इंटू V क्रॉस R क्रॉस V। R क्रॉस M भी कहाँ जा रहा है? इसमें, इस पर्टिकुलर चीज के लिए अंदर की तरफ जा रहा है। बोलो बात समझ में आ रही है? डायरेक्शन समझ में आ रही है? इस जगह पे रखोगे, राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो R की इस तरफ से R की उंगलियां उस तरफ लग गई, और V जो तुम्हारा पाम है तो अंगूठा किधर जा रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है, दिख रहा है? बोलो गौरी बोलो।
Yes, sir. ठीक है, सो ये बात तुम लोग को समझ में आ गई। अब आते हैं एलबी की बात करते हैं। अब एलबी भी बेटा क्या है, प्योर रोटेशन में ही है, और एलबी प्योर रोटेशन में है किस थियरी के अकॉर्डिंग? वो थियरी तुम लोग क्या बोलते हो, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये क्या हो जाएगा, IB इंटू ओमेगा। बच्चे ये बताओ कि IB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mr²/2 प्लस कैपिटल mr², पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो ये वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 mr² ओमेगा या 3/2 MVR। बोलो यस, बोलो जी। ये जो चीज है वो कहां से आई, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आई। बात समझ में आ रही है, बोलो हेलो। और ये भी बच्चा अंदर की तरफ होगा। फिर अब देखो, यदि तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज योर LE, तो जब तुम LE लिखोगे तो LE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, LE की वैल्यू हो जाएगी LC प्लस RCE क्रॉस कैपिटल M इंटू V सेंटर ऑफ मास। क्योंकि इसके अबाउट वो दोनों मोशन में है, ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों। तो ये वाला फार्मूला जो मैंने तुमको बताया था, एक मिनट वो भी कॉपी करते हैं। ये वाला फार्मूला फिर हम क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, ओके, बोलो। सो एक बार तुम लोग देखो, देखो दिख रहा है ये सब बात कहानी, बोलो हेलो। तुम्हें कहानी दिख रही है, LE=LC प्लस, यदि मैं लगाता हूं तो तुम्हें ये बात समझ में आ रही है, ये वाली चीज यदि मैं लगाता हूं तो यहाँ पे समझ में आ रही है, बोलो LC प्लस RC क्रॉस MV सेंटर ऑफ मास। बोलो जी हेलो, गौरी ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अच्छा, अब तुम मुझे ये बताओ बेटा, यदि तुम RCE की बात कहोगी तो विद ये उसी एक्सिस से क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे RCE की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यानी कि LE की वैल्यू क्या हो गई, सिर्फ LC के बराबर हो गई, जो तुमने अभी निकाला था MVR/2 अंदर की तरफ। बात समझ में आ रही है, बोलो यस, बोलो यस सर नो, यस Yes, sir. Yes, sir. अब आ जाओ तुम लोग LD वाली बात कर लो। तो अब LD की जब तुम बातचीत करोगे तो फिर से तुम्हें वही फार्मूला लगाना पड़ेगा, ऊपर वाला। तो ऊपर वाला फार्मूला तुम लगाओगे तो LC प्लस RD, एक मिनट, RCD क्रॉस कैपिटल M इंटू V सेंटर ऑफ मास, ये फार्मूला लगाओगे। अब जो तुम्हारे पास LC था वो आ रहा था MVR/2 क्रॉस अंदर की तरफ। अब जरा यहाँ पे बैठ के देखो तो ये जो है तुम्हारे पास M इंटू V सेंटर ऑफ मास, यदि मैं देखूं हाँ, यहाँ पे हल्का सा गड़बड़ हो गया है बच्चे, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गया है मेरे से, ये EC होगा। हम लोग का जो फार्मूला था सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू O, हाँ ठीक है, C सही, सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू E, ये सही है। तो सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू D, हाँ ठीक है। तो यदि यहां से तुम बैठ के देखो D के रिस्पेक्ट में
तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, उंगलियां नीचे की तरफ जाएगी। वी सेंटर ऑफ मास किधर जा रहा है, देखो पाम की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ आ रहा है। ये वाली जो वैल्यू आ रही है तुम्हारी आर सी टी क्रॉस एम इंटू वी सेंटर ऑफ मास, ये भी आ रही है एम वी आर ही आ रही है ये, लेकिन ये ऊपर की तरफ आ रही है। और ये ऊपर की तरफ कब दिखेगी, जब तुम यहाँ पे डी पे बैठ के देखोगे, डी से तुम सी की सारी कहानियां देखोगे। क्योंकि देखो सी विद रिस्पेक्ट टू डी मैंने बोला हुआ है, तो जब सी पे बैठ के देखोगे तो सी पे तुम्हें क्या दिखेगा, उंगलियां अंदर की तरफ, मतलब अंदर की तरफ मतलब इस तरफ उंगलियां तुम्हारी, इस तरफ उंगलियां, और जो तुम्हारे पास पाम है तुम्हारा वो इस तरफ, पाम इस तरफ। तो अंगूठा देखो ऊपर जा रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, अंगुलियां इधर की तरफ, पाम इधर की तरफ, तो अंगूठा ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहा है। Yes. बोलो। सो वो ये वाली वैल्यू क्रॉस में आ रही थी, तो ये वाली वैल्यू डॉट में आ रही है। तो बेसिकली तुम इसको लिखोगे क्या, तुम इसको लिख दोगे एम वी आर बाई टू माइनस यहाँ पे डॉट कर दो एंड प्लस एम वी आर डॉट, यानी कि एम वी आर बाई टू डॉट। बात समझ में आई, बोलो बोलो हाँ कि ना। Yes, sir. गौरी बात समझ में आई बेटा। Yes, sir. सो ये सारा हो गया, इतना ही था। अब आते हैं हम लोग, बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। सो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की जब हम बातचीत करेंगे, सो इसमें हम बताने क्या वाले हैं, हम इसमें बताने वाले हैं रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। सो यहाँ पे यदि हम लिखें टॉ ओ इक्वल टू आर ओ क्रॉस एफ, सो यहाँ पे यदि आप लोग इसको बोलते हैं टॉ ओ, और यदि मैं आपसे बोलूं एल ओ, तो आप लोग लिखते हो एम वी ओ आर आर ओ क्रॉस एम वी ओ क्रॉस एम वी। अब यदि मैं तुमसे बोलूं कि डी एल ओ अपन डी टी निकालो, तो तुम बोलते हो यहाँ पे एम इंटू डी बाई डी टी आर ओ क्रॉस वी, और दूसरा तुम लिखते हो एम इंटू आर ओ क्रॉस डी वी बाई डी टी। ये दो बातें तुम लोग लिखते हो। सो यानी कि यहाँ पे तुम लिखते हो एम इंटू, ये वाली चीज हो जाती है वी डॉट वी क्रॉस वी, और ये दूसरी वाली हो जाती है, वो तुम्हारे पास हो जाती है आर ओ, एक बाहर निकाल देता हूं तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं आर ओ इंटू एम इंटू ए। अब बच्चा तुम लोग ये वाली चीज को क्रॉस प्रोडक्ट से जानते हो कि ये हो जाता है जीरो, सो दिस इज जीरो, और इस चीज को तुम लोग तो आर क्रॉस एफ, और ये जो है वो टा ओ ही आ गया। यानी कि यहां से हमें प्रूफ मिल गया कि नेट टार्क जो है, नेट टार्क ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू rate of change of angular momentum। सो यहां पे क्या हो जाएगा, डी एल ओ अपॉन डी टी इक्वल टू टा ओ। अब देखो इफ टा ओ इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाई एल ओ इक्वल टू कांस्टेंट।
इस चीज को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, आप क्या करते हैं कि फॉर रिजिड बॉडी यदि आपने देखा होगा तो आप लिखते हैं कि टा एक्सटर्नल अबाउट एनी एक्सिस इक्वल टू डी एल एक्सिस अपॉन डी टी। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज इफ टा एक्सटर्नल, यहाँ पे डंडा भी लगा दो, एक्सटर्नल axis is 0, this implies L axis is constant। तो यानी कि जिस पॉइंट के अबाउट टॉ 0 होगा ना, उस पॉइंट के अबाउट हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। दिस इज वेरी सिमिलर टू फोर्स वाली बात। हम लोग फोर्स नेट 0 करते हैं तो वहां पे कंजर्व कर लेते हैं, बट ये एक्सिस पे डिपेंड होता है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ वी कैन फाइंड टा एक्सिस इक्वल टू 0, then we can conserve angular momentum about that point। ये सो ये हो गई कहानी। जनरली ये क्या होता है कि रोटेशनल एक्सिस और सेंटर ऑफ मास एक ही होता है। जेई मेन में कभी तुम्हें अलग अलग नहीं मिलेगा, इवन एडवांस में भी अलग नहीं मिलेगा, बहुत हाई फाई क्वेश्चन में अलग अलग हो सकते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल तुम्हें पता है कि यदि मान लो कि एक लेडी है, वो अपने हाथों को ऐसे फैला के डांस कर रही है, और अब वो क्या करेगी कि ऐसे घूम रही है, यहाँ पे से एक गोल लगा दो कोई चीज, फ्लोरी मान लेते हैं हम इसको, और ये क्या करेगी कि ऐसे घूम रही है, ओमेगा से ऐसे गोल गोल घूम रही है। सो यदि इसने अपने हाथों को क्या किया, खींच के अंदर कर लिया, तो क्या होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। बोलो बच्चों, यदि इसने अपने हाथों को अंदर खींच लिया तो तुम क्या बोलोगे कि इसने अपने हाथों को यदि अंदर खींच लिया तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी? बोलो। हाथ 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 ऐसे कर लिया इसने। सो इस केस में जब हाथ इसने बढ़ा लिया तो ओमेगा डैश की वैल्यू ओमेगा से ज्यादा होगी कि कम होगी, बताओ। पहले तुम ये बताओ कि जब ये ऐसे गोल गोल घूम रही है तो इसके ऊपर टा एक्सटर्नल क्या था, 0 था। ये बात से तुम सहमत हो? Yes. सो बेटा यदि टा एक्सटर्नल यहाँ पे 0 था तो तुम ये बोल सकते हो कि यहाँ पे यदि इसका I1 था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो ये जो हाथ है इसके फैले हुए दूर है एक्सिस से, और यहाँ पे हाथ एक्सिस से नजदीक आ गए। तो एक्सिस से जब हाथ नजदीक आ गए तो मास जब क्या होता है, नजदीक आ जाता है एक्सिस से, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है। तो तुम क्या बोल सकते हो कि I1 इज ग्रेटर देन I2। लेकिन तुम ये भी बोलोगे कि I ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट इन दिस केस, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। इस चीज का मतलब क्या हुआ, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तुम बोलते हो। जैसे वहां पे M1 V1 इक्वल टू M2 V2 बोलते हो। सो तुम्हें यदि ये पता है कि ओमेगा 2 मुझे निकालना है तो तुम लिखोगे I1 अपन I2 इंटू ओमेगा 1। तो तुम क्या बोल दोगे यहाँ पे कि ओमेगा डैश, अब देखो यहाँ पे तुम दिख रहे हो कि I1 अपन I2, तो I1 इज ग्रेटर देन I2, तो ओमेगा डैश क्या हो जाएगा, बोलो जी, ग्रेटर देन ओमेगा 1 हो जाएगा या ओमेगा हो जाएगा।
अच्छा, इसको आसान कर देते हैं, इसको ओमेगा 1 ओमेगा 2 कर देते हैं तो ज्यादा अच्छा से हो जाएगा। सो यदि इसको ओमेगा 1 ओमेगा 2 ही लिख दिया तो मेरे पास I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 आया, तो ओमेगा 2 इक्वल टू I1 अपन I2 इंटू ओमेगा 1 हो गया। तो तुम बोल रहे थे कि I1 इज ग्रेटर देन I2, तो इफ I1 इज ग्रेटर देन I2 देन दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, यानी कि ओमेगा 2 अपन ओमेगा 1 इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन ओमेगा 1। बात समझ में आ रही है गौरी? बात समझ में आ रही है? बोलो हेलो। सो ये क्वेश्चन तुम लोगों ने खूब किया हुआ है। अब एक तो छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू टाइप के क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर एक बड़ा क्वेश्चन करवाता हूँ। तो जो चुन्नू मुन्नू टाइप का क्वेश्चन है वो क्या है कि मैंने क्या किया कि ऐसे एक डिस्क ले लिया और ये डिस्क को बोला कि भैया ये अपने एक्सिस पे डिस्क जो है वो घूम रहा था। और कैसे घूम रहा था? धूमधाम से उसको घुमा दो। लेट्स से कि ये ओमेगा से घूम रहा था, डिस्क है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो दिया हुआ है I। और सिमिलर डिस्क is placed on this disk and there is sufficient friction between both the disks such that they can rotate with the same angular velocity। ये सब लिखा नहीं रहता है, मैं तुमको लिखने के लिए बता रहा हूं। उसमें सिर्फ सफिशिएंट देता है, इसका मतलब ये होता है कि वो साथ में घूमेंगे। कॉन्सेप्ट यही होता है, क्वेश्चन में यही दिया होता है कि उसको रखा और दोनों साथ साथ घूमने लग गए। तो नया वाला जो सिस्टम है उसका फाइंड ओमेगा ऑफ न्यू सिस्टम। तो ये चुन्नू मुन्नू टाइप का क्वेश्चन है, 1 मिनट में निकाल लोगे तुम लोग। तुमने क्या किया, इसके ऊपर उठा के एक दूसरा, अरे यार ये क्या हो रहा है, तुमने इसके ऊपर उठा के एक दूसरा वाला रख दिया, ये एक है, और इसके ऊपर एक दूसरा और उठाया और ऐसे रख दिया, 2 हो गए। तो अब जब 2 हो गए तो अब इनका I कितना हो जाएगा? 2I हो जाएगा, लेकिन इनका ओमेगा भी बदल जाएगा। पहले यदि ओमेगा था तो अब ओमेगा डैश हो जाएगा, ये अब 2I हो जाएगा। तो तुम लोग क्या लिखोगे? 2I ओमेगा डैश इक्वल टू I ओमेगा। तो ओमेगा डैश की वैल्यू I बाई ओमेगा बाई 2 आ गया। बोलो, बात समझ में आई? यस गौरी, बात समझ में आई बेटा? Yes, sir. ठीक है। सो ये एक चुन्नू मुन्नू टाइप का क्वेश्चन था। अब हम लोग थोड़ा एक भारी भरकम क्वेश्चन करते हैं। तो भारी भरकम क्वेश्चन कैसा होगा? इसी क्वेश्चन को थोड़ा टफ करते हैं। सो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने बोला कि एक डिस्क जो था उसका मास जो था वो m था, और ये ऐसे जमीन पे रखा हुआ था, और जिस जमीन पे रखा हुआ था वो फ्रिक्शनलेस था। न्यू की वैल्यू यहाँ पे 0 थी और इसकी ओमेगा इनिशियली 0 थी। अब मैंने क्या किया है कि इसी के ऊपर एक दूसरा घूमता हुआ डिस्क लाके रख दिया। दोनों के मास m है, ऐसा मेरे को पता है। ये अपने एक्सिस के अबाउट बेचारा घूम रहा था ओमेगा 0 से,
और दोनों के मास m थे और दोनों का रेडियस r थे। So moving disk has been put on इसको क्या कहेंगे, स्टैटिक डिस्क, स्टैटिक बोल देंगे ना, स्टैटिक डिस्क। इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू दे दिया गया है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट between both the disk is given as mu। ठीक है, क्वेश्चन तुम्हें ये बताना है कि फाइंड टाइम आफ्टर विच स्लीपिंग बिटवीन देम sleeping between both the disks will stop। बात समझ में आई? यानी कि ये टाइम बताना है जिस टाइम पे ये दोनों साथ साथ मूव करने लगे। स्लीपिंग स्टॉप होने का मतलब अब दोनों साथ साथ मूव करने लगेंगे। बोलो, बात समझ में आई? हाँ कि ना? हाँ बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई? यस सर। सो यदि ये तुम्हें बात समझ में आई तो सबसे पहली चीज तो तुम क्या करोगे कि बुद्धि लगा के ओमेगा निकाल लोगे। व्हेन, तो इसमें पहला कंडीशन जो है तुम यही लिखोगे कि व्हेन स्लीपिंग विल स्टॉप बोथ द डिस्क्स, ब्लॉक पर मेरे दिमाग में आ जाता है, both the disc will rotate together with the same angular velocity। Let us say omega dash, suppose it is omega dash। So तुम लिख क्या लोगे? तुम लिख लोगे कि भैया I dash ओमेगा डैश इक्वल टू आई ओमेगा। सो आई डैश तुम्हारे पास था एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर बाई टू, सेम किस एक्सिस पे है, इंटू ओमेगा डैश, और ये था एम आर स्क्वायर अपॉन टू इंटू ओमेगा जीरो। सो हमारे पास ओमेगा डैश की वैल्यू आ गई ओमेगा जीरो बाई टू। यही पिछले वाला काम जो था वो हमने कर दिया। तो ये आसान वाला हिस्सा था, ये तो कर दिया। अब टफ वाला हिस्सा क्या होगा? अब टफ वाला हिस्सा क्या होगा कि अब हम चलेंगे, इसकी करेंगे पड़ताल अच्छे से। पड़ताल क्या करेंगे? पड़ताल ये हम करेंगे कि जो टार्क जनरेट होगा बिटवीन दीज टू क्या बिटवीन दीज टू क्या बोलते हैं जी, डिस्क, वो एक के ऊपर टार्क, चूंकि इंटरनल टार्क है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, लेकिन टार्क जो जनरेट होगा वो फ्रिक्शन की वजह से जनरेट होगा। तो तुम ये बोलोगे कि टार्क जनरेटेड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन बोथ द ब्लॉक्स, ये सेकेंड पार्ट, will be responsible to make them rotate with the same omega। ठीक है, सेम एंगुलर वेलोसिटी। अब ये चूंकि टार्क जनरेटेड होगा, ये दोनों इंटरनल है, बोथ आर इंटरनल टार्क, ठीक है, hence cancel each other while calculating
are while applying conservation of angular momentum, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम नेट पे होता है यानी कि एक्सटर्नल पे होता है, while applying conservation of angular momentum। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम धूमधाम से लगेगा इसमें, क्योंकि ये दोनों टार्क जो होंगे एक दूसरे पे लगेंगे और खत्म कर देंगे। तो हम कहेंगे क्या कि भाई ये जो डिस्क है ना, ये डिस्क क्या है कि कुछ छोटे छोटे रिंग से मिलकर बना हुआ है, जो नीचे वाला डिस्क है। और यदि तुम इसको ध्यान से देखो तो ऐसे एक इसके अंदर रिंग ले लो छोटा सा, और ये जो रिंग है छोटा सा, इस पे तुम बोलोगे कि इसके हर हिस्से पे एक टॉर्क लग रहा होगा। अब देखो यहाँ पे जो है शुरुआती दौर में ये ओमेगा से घूम रहा था ऐसे, ओमेगा 0 से, तो ऐसे उल्टे डायरेक्शन में फ्रिक्शन टेंजेंशियली लग जाएगा हर पॉइंट पे। और ये जो फ्रिक्शन लगेगा ना, ये क्या करेगा कि धीरे धीरे इसको ओमेगा 0 से क्या करेगा, घुमा के ओमेगा 0/2 कर देगा। बात समझ में आ रही है बच्चों ये पूरे अच्छे से? इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस कॉन्सेप्ट? बोलो। ये क्या होगा, ये फॉर अपर डिस्क की बात होगी। और यही घटना यदि लोअर डिस्क के लिए हम बोले तो वो 0 से ओमेगा 0/2 हो जाएगा, और उस पे यही टॉर्क उल्टे डायरेक्शन में लग जाएगा। यदि मैं इसी चीज को फॉर लोअर डिस्क लिखूं, गौरी इसमें कुछ कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? Yes, sir. अच्छा ठीक है। ये एक क्वेश्चन यदि समझ गए तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और ये इसको 0 से क्या कर देगा, ओमेगा 0/2 कर देगा। बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ कि ना? हाँ बोलो, बात समझ में आ रही है? गौरी बात समझ में आ रही है बेटा? Yes, sir. सो यदि बेटा मैं लोअर डिस्क के लिए बातचीत करूं कि फॉर लोअर डिस्क डीटा यानी कि टॉर्क अप्लाइड ऑन एलिमेंटल पार्ट, तो उसको तुम क्या लिख लोगी, डीएफ इनटू स्मॉल आर लिख लोगी। यदि यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर हो गया और ये जो विड्थ हो गया वो डीआर हो गया। सो अब हम क्या करेंगे कि ये डीटा इक्वल टू डीएफ इनटू आर करेंगे। सो जो तुम्हारे पास डीएफ हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इसका जो डीएम होगा। तो डीएम इसका कितना हो जाएगा, कैपिटल एम, अच्छा टोटल मास मैंने क्या माना था, स्मॉल एम माना था, तो स्मॉल एम अपान पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर डी आर, ऐसा लिख लोगे तुम लोग डीएम। बोलो बच्चों, बोलो जी, बात समझ में आ रही है? बोलो हेलो। यस सो बेटा इसको तुम लोग क्या लिख लोगे, इसको लिख दोगे कि म्यू एम जी डीएमजी इनटू डीएमजी मतलब कि नॉर्मल फोर्स और इनटू आर। सो ये हो जाएगा म्यू इनटू इस 2m अपान कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आर डी आर इंटू आर। सो बच्चा ये जो वैल्यू आएगी तुम्हारे पास, तुम ध्यान से देखो, सो डी टॉ की वैल्यू हो जाएगी 2 म्यू एम जी, जी कहाँ रख दिया मैंने, जी मेरा छूट गया गलती से, तो ये जी हो गया 2 म्यू एम जी अपान आर स्क्वायर इनटू स्मॉल आर स्क्वायर डी आर। और इसको मैं अब 0 से लेके क्या करूंगा, कैपिटल आर तक कर दूंगा, तो टोटल टॉ एक्सिस मिल जाएगा मेरे को। सो ये जो टोटल टॉ एक्सिस तुम्हें मिलेगा ये मिल जाएगा 2 म्यू एम जी अपान कैपिटल आर स्क्वायर इंटू ये r³/3, ये इससे कट गया तो ये मिल जाएगा 2 म्यू एम जी r/3। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत जी? बोलो। हाँ सर।
गुड। सो टॉ एक्सिस जो होगा उसको तुम लिख लोगे आई एक्सिस इंटू अल्फा। सो आई एक्सिस कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 ही तो होगा, लोअर वाले की बात हम कर रहे हैं, तो इंटू अल्फा। और ये वैल्यू तुमने लिखा था 2 म्यू एम जी आर बाई 3, और ये तुमने लिखा था एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। तो ये आर से आर कट गया, ये स्मॉल एम से स्मॉल एम कट गया, और क्या कट रहा है, और तो कुछ नहीं कट रहा है। तो अल्फा इक्वल टू तुम्हारे पास हो जाएगा 4 म्यू जी अपॉन 3 आर। यहां तक कोई डाउट, कोई परेशानी, बोलो। यहां तक कोई परेशानी, बोलो बच्चों। सो अब क्या हो गया तुम्हारे पास, यदि ये अल्फा आ गया तो तुम अब लिखते हो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। सो बच्चा जो ओमेगा 0 था वो उसके लिए 0 हो जाएगा, ठीक है। चूंकि ओमेगा 0 मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है तो इसको ओमेगा 0 मत लिखो, ओमेगा एट टी इक्वल टू 0 लिख देता हूं, और इंटू अल्फा टी प्लस अल्फा टी। सो ये वैल्यू तुम्हारे पास हो जा रही है ओमेगा 0 बाई 2 विच इज ओमेगा फाइनल, ये था 0, एंड ये अल्फा था 4 म्यू जी अपॉन 3 आर इंटू टी। तो मुझे लगता है कि तुम लोग का टी का वैल्यू मिल जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 म्यू नहीं ओमेगा 0 इंटू आर होल डिवाइडेड बाई 8 म्यू इंटू जी। बात समझ में आई, बोलो। Yes, sir.